Hello friends, in this video I will be talking about private equity. Now, what is private equity? So, private equity means investing in privately owned companies and taking them public, or investing in public companies in order to take them private and then again take them public. These companies are known as portfolio companies. If you ask me in layman's language, I will tell you, एक startup buy करो, उसको grow कर दो और फिर बेच दो, या फिर एक पब्लिक कंपनी को बाय करो, उसको प्राइवेट लेके जाओ, फिर उसको अच्छे से वापस ग्रो करो और फिर वापस पब्लिक को ही भेज दो. एग्जाम्पल, बाय मेजर स्टेक इन अ स्मॉल प्राइवेट कंपनी, मैनेज इट वेल, ग्रो द प्रॉफिट्स एंड मेक द कंपनी वैल्यूएबल, and then sell the stake to public via IPO and then book huge profits. Private equity strategies. There are 5 strategies, very easy but very important also. First one is leveraged buyout. Second one is venture capital. Third is development capital. PIPE. PIPE stands for private investment in public equity and distressed investing. Let's see the strategies. First one, LBO, leveraged buyout. In LBO, the PE fund purchases the portfolio company by raising funds through bank debt or high yield bonds or mezzanine financing. बेसिकली लीवरेज का मतलब होता है बोरो करो एंड देन बाय आउट, मतलब के बोरो करके एक कंपनी बाय कर लो. सो द ट्रांजैक्शन इज समथिंग लाइक, सो द इन्वेस्टर और द बैंक and this PE fund and a company. So investor or the bank will lend funds to the PE fund. Now the private equity fund will issue a debt instrument. It can be bonds, or it can be any kind of a fixed income security. Now that the PE fund has a lot of dollars with it, it will invest in any portfolio companies just like your startups वगैरह. तो स्टार्टअप के लिए वो अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आएगा किधर से? अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स या बैंक के पास से. सो इफ यू टेकिंग इट फ्रॉम द बैंक और इफ यू आर इशूइंग बॉन्ड्स वगैरह, तो आप बोरो कर रहे हो और आप इन्वेस्ट कर रहे हो. दैट इज वाई द नेम इज लीवरेज्ड बायआउट. लेट्स स्टडी लीवरेज्ड बायआउट में क्या क्या ऑप्शंस है. सो द फर्स्ट इज बैंक डेट. Bank lends dollars to the PE fund and security against the debt shall be the portfolio company's asset. Basically, अगर आपको बैंक पैसा दे रही है तो आपको कुछ तो भी गिरवी रखना है. तो आप क्या गिरवी रखोगे? वो जो स्टार्टअप आपने बाय किया है वही. बैंक डेट इज द सेफेस्ट since it is secured and gets priority during bankruptcy. बैंक डेट ऑलवेज सिक्योर्ड होगा, बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगेगी ही. तो ये अगर बैंकरप्ट हो भी गया तो आपको पहले पैसा मिलेगा. सो बैंक डेट फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द सेफेस्ट. सेकेंड, हाई यील्ड बॉन्ड्स इश्यू कर सकता है. इफ यू रिमेंबर, फिक्स्ड इनकम में हाई यील्ड बॉन्ड्स या जंक बॉन्ड्स, जो रिस्की कंपनी होती है वो कभी कभी बॉन्ड्स इश्यू करती है जिसमें यील्ड थोड़ा ज्यादा मिलता है. So funds in the sense PE funds can issue these bonds to raise dollars. Coupon rate will be high since the investment in portfolio company is very risky. These bonds will be unsecured. Always remember, startups fail होने का probability 95% होता है. सो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया तो इट इज़ अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट. उसके लिए अगर PE फंड बॉन्ड्स इशू करता है रेज करने के लिए पैसा, तो इट विल पे अ लॉट ऑफ कूपन. इट वुड बी मोर देन 12 to 15% ऑफ कूपन. थर्ड वन, मेजनीन फाइनेंसिंग. डेट और प्रेफर्ड शेयर्स आर इशूड विद अ रिलेशन टू कॉमन इक्विटी. मतलब या तो डेट सिक्योरिटी या तो प्रेफर्ड सिक्योरिटी इशू करो जिसका कॉमन इक्विटी से रिलेशन हो. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्टेबल ऑप्शन या वारंट्स दे दो साथ में, कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. These securities are subordinate to senior secured debt and high yield bonds in terms of priority during bankruptcy and thus pays higher coupon. Always remember, ये जो सिक्योर्ड वाला है उसको पहले पैसा मिलेगा, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा, फिर आएंगे हाई यील्ड बॉन्ड्स, फिर फाइनली ये मेजनीन वाले आएंगे विच आर प्रेफर्ड शेयर्स. सो नॉर्मली ऐसा होता है, बैंक डेट विल बी द सेफेस्ट नंबर 1 ऑप्शन एज एन इन्वेस्टर, फिर आएगा हाई यील्ड बॉन्ड्स, फिर आएगा मेजनीन फाइनेंसिंग. नाउ लीवरेज बायआउट टाइप्स. सो देर आर 2 टाइप्स, मैनेजमेंट बायआउट एंड मैनेजमेंट बाय इन.
MBO मैनेजमेंट बायआउट का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी इज इन्वॉल्व इन द परचेज ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है, आपने जो स्टार्टअप के लिए मैनेजमेंट टीम रखा है वो मैनेजमेंट टीम ही खुद स्टार्टअप को बाय करना चाहती है। और मैनेजमेंट बाय इन मतलब एन एक्सटर्नल मैनेजमेंट टीम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टीम। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक अ कंपनी लाइक फ्लिपकार्ट का जो मैनेजर्स थे, जो भी मैनेजमेंट की टीम थी, अगर वो टीम बोलती है कि कल से फ्लिपकार्ट के ओनर बनने हैं हमको, तो वो जो मैनेजमेंट टीम, खुद का ही मैनेजमेंट टीम अगर पूरा फ्लिपकार्ट या जो स्टार्टअप है वो बाई कर रही है, दैट विल बी MBO। बट अगर बाहर वाला कोई टीम आता है और एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम को हटा देता है, इन शॉर्ट एक्सटर्नल बायर अगर कोई आता है, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट बाय इन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अट्रैक्टिव कंपनीज फॉर LBO। ये लीवरेज बायआउट में आप अट्रैक्टिव कंपनी कौन सी है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको जानना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन वुड बी अंडर वैल्यूड और डिप्रेस्ड स्टॉक प्राइस। ऐसी कोई कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, अगर उसका वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 100 होना चाहिए बट आज वो सिर्फ 80 या 90 पे ट्रेड हो रही है, तो उसको ले लो, बाय कर लो। और डिप्रेस्ड स्टॉक प्राइस मतलब कि कम प्राइस हो रहा है उसका। सेकंड, willing management and shareholders who have idea but have no funds to explore the opportunities। मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसके मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके पास अच्छा आइडियाज़ है वगैरह, बट दे डोंट हैव द फंड्स टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो उसको जो पैसा चाहिए वो ये प्राइवेट इक्विटी फंड देगा एंड इट विल ओन सम इक्विटी इनटू इट। थर्ड, कंपनी इज इनएफिशिएंटली मैनेज्ड। इनएफिशिएंटली मैनेज्ड कंपनी अगर है तो उसको बाय कर लो और फिर उसको अच्छे से मैनेज करो एंड देन सेल इट बैक। स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल कैश फ्लो और लो लिवरेज मतलब कि लेस डेट ऑन बैलेंस शीट। कोई ऐसी कंपनी है जिसका कैश फ्लो बहुत ही तगड़ा है और रेगुलर है, साथ साथ उसको डेट का कोई चिंता नहीं है, दे हैव नॉट बोरोड और दे हैव बोरोड वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। ऐसी कंपनीज अच्छी होती है। एंड लास्ट, कंपनी हैज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनएनक्यूम्बर्ड एसेट। अनएनक्यूम्बर्ड का मतलब कि गिरवी नहीं रखा है, तो फ्री वाले एसेट्स है। फ्री इन द सेंस नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट बट फ्री ऑफ एनक्यूम्बरेंस, कि वो सिक्योरिटी नहीं दिया है किसी को। सो द PE फंड कैन कीप दोज एज सिक्योरिटीज फॉर बैंक डेट। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टार्टअप है, उसके पास बहुत सारे एसेट्स है, वो एसेट्स उसने और किधर सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखा है, तो ये जब भी PE फंड ये कंपनी को बाय कर लेगा, ये स्टार्टअप को बाय कर लेगा, तब वो स्टार्टअप के जो भी एसेट्स है वो आप सिक्योरिटी रख सकते हो बैंक के पास और बैंक से आप लोन ले सकते हो। सो दीज 5 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज आर अट्रैक्टिव फॉर LBO। Second, we start with venture capital funds. Now, venture capitalists invest in startups or young companies in form of equity or convertible preferred shares or convertible debt. ये लोग जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उसमें पैसा डालते हैं, इक्विटी शेयर्स बाय करते हैं या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय करते हैं जिसको तुम कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। Venture capital funds look out for portfolio companies with great growth potential. तो पहला, look out for these companies. Second, develop and manage these companies, make them profitable, and finally sell it to the public via IPO, initial public offering, और to some strategic buyer, मतलब के और कोई buyer को बेच दो। Thus, venture capital is not a form of passive investment. Venture capitalists are active investors. Very simple example, कोई एक छोटा सा स्टार्टअप है, उस छोटे से स्टार्टअप को बाय कर लो, उसको अच्छे से मैनेज करो एंड देन सेल इट either to the public or to some another buyer. Venture capital investments are categorized on the basis of stage of the portfolio company's life. ये जो स्टार्टअप वगैरह तुमने जो लिया है उसका कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे है वो, उसके ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स कैटेगराइज होगा। सो फर्स्ट इज द फॉर्मेटिव स्टेज फाइनेंसिंग। फॉर्मेटिव स्टेज फाइनेंसिंग मतलब अभी कंपनी शुरू होगा। सो इट रेफर्स टू इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग द अर्लीस्ट पीरियड और व्हेन द कंपनी इज स्टिल बीइंग फॉर्म्ड, मतलब बहुत ही जल्दी कंपनी फॉर्म होने वाला है या अभी जस्ट फॉर्म हुआ है। सो फर्स्ट वन इज एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल इन्वेस्टर्स करके आपने सुना होगा। सो कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द आइडिया स्टेज। अगर किसी को एक आइडिया आया बिजनेस करने का, वही स्टेज पे अगर आपने पैसा दिया तो यू आर एन एंजल इन्वेस्टर।
पर्पस क्या होगा ये फंड्स का? टू ट्रांसफॉर्म द आइडिया इनटू अ बिजनेस प्लान एंड असेस द मार्केट पोटेंशियल। अगर आपको कोई आइडिया आया है छोटा सा, अगर आपको कोई पैसा भी दे दे तो व्हाट कैन यू कैन डू अ लॉट ऑफ रिसर्च और आप पता कर सकते हो कि भाई इसमें मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं। फंडेड बाय इंडिविजुअल्स, और यूजुअली ये इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? ये एंजल्स होते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड नॉट बाय वीसी फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स इसमें पैसा नहीं डालते। इनिशियली जो आइडिया का स्टेज है उसमें आप या तो अपने फ्रेंड से या अपना खुद का जो सेविंग होता है या अपने फैमिली से ही पैसा ले सकते हो। सो ऑल इन ऑल, एंजल इन्वेस्टर मतलब एक आइडिया स्टेज पे कोई तो भी आपको पैसा देने वाला है। सेकेंड, seed stage finance. So the purpose of this stage is, now see, after angel investing, this is the second stage, seed stage. मतलब एक बार आपको आइडिया आ गया, आपने मार्केट को टेस्ट कर लिया, अब आप सीड स्टेज में हो। सो द पर्पस इज टू डेवलप द प्रोडक्ट। अब आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो आप उसको डेवलप करो। टू सपोर्ट द मार्केटिंग एंड कंडक्ट द मार्केट रिसर्च, एंड वेंचर कैपिटल फंड्स विल इन्वेस्ट नाउ। एक बार आपका आइडिया को किसी एंजल ने फंड कर दिया, उसके बाद आपको लगता है कि पोटेंशियल है, अब ये वीसी फंड्स आ सकते हैं सीड स्टेज फाइनेंस के लिए, एंड देन दे कैन प्रोवाइड यू फंड्स, यू कैन डेवलप योर प्रोडक्ट, आप मार्केट रिसर्च करो वगैरह वगैरह। देन कम्स अर्ली स्टेज फाइनेंस। अर्ली स्टेज फाइनेंस का पर्पस होता है टू इनिशिएट कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सेल्स। फाइनली आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर दोगे एंड देन यू कैन सेल द प्रोडक्ट। सेकेंड पार्ट इज लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। नाउ इसके पहले फॉर्मेटिव स्टेज था, नाउ इज द लेटर स्टेज फाइनेंसिंग। सो फंड्स आर प्रोवाइडेड आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सेल्स हैव बिगन। अभी प्रोडक्शन हो गया, सेल्स भी शुरू हो गया, इसके बाद फंड्स क्यों चाहिए? वेरी ऑब्वियस, पर्पज इज फॉर एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करेंगे अब, एंड मेजर मार्केटिंग कैंपेन करेंगे। एंड लास्ट इज द मेजनीन स्टेज फाइनेंसिंग। सी नाउ द कंपनी इज वेल टू डू, अब उसको बेचने का टाइम आ गया। सो द पर्पज विल बी कैपिटल इज इन्फ्यूज टू प्रिपेयर द कंपनी टू गो पब्लिक वाया आईपीओ। देखो, अगर एक छोटा कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट कंपनी का कैपिटल या नेट वर्थ अगर 1 मिलियन है, अगर उसमें आप थोड़ा फंडिंग ऐड कर दो तो उसका नेट वर्थ 10 मिलियन हो सकता है। तो ये जो 9 मिलियन है वो कहाँ से आएगा? मेजनीन स्टेज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी जो तुम्हारा बिजनेस है दैट इज वर्थ 10 मिलियन, नाउ यू कैन अप्रोच द पब्लिक वाया आईपीओ एंड पब्लिक विल थिंक दैट $10 मिलियन की कंपनी है, वी शुड इन्वेस्ट इन इट। सो मेजनीन, ये जो मेजनीन टर्म है उसका मतलब क्या होता है? इट इज अ गैप बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मेजनीन फाइनेंस दो ताकि वो पब्लिक बन सके। However, दो मीनिंग है मेजनीन का। वन वॉज डिस्कस्ड इन एलबीओ। एलबीओ में भी एक मेजनीन फाइनेंसिंग देखा था विच वॉज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला, एंड द अदर वन इज इन वेंचर कैपिटल जो अभी देखा, विच इज टू इन्फ्यूज द कैपिटल इन अ कंपनी टू मेक इट पब्लिक। एक क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल फंड्स इन्वेस्ट इन इक्विटी और पोर्टफोलियो कंपनी in order to book profits by selling the stake via IPO or so. Why would a VC fund invest in debt securities instead of equity of a company? वे भी वेंचर कैपिटल वगैरह है, वो लोग सिर्फ इक्विटी में नहीं डालते पैसा, वो लोग कोई कंपनी का डेट भी बाय कर सकते हैं, किसी का बॉन्ड्स या डिबेंचर्स भी बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन है क्यों? थिंक अबाउट इट। द आंसर इज, द रीजन इज नॉट इंटरेस्ट और इनकम जनरेशन। ये उसको इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटी है मतलब सिर्फ इंटरेस्ट नहीं चाहिए। अ वीसी फंड इन्वेस्ट इन यंग कंपनीज एंड स्टार्टअप्स विच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वो ऐसे कंपनीज में डाल रहा है जिसमें इतना फेलियर का चांसेस है। थस ड्यूरिंग बैंक्रप्सी डेट रीपेमेंट गेट्स अ प्रायोरिटी ओवर इक्विटी। ऑलवेज रिमेंबर, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, कभी भी कोई कंपनी बंद होती है, बैंकरप्ट होती है, तो पहले पैसा जाएगा डेट होल्डर्स को, फिर जाएगा प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को, एंड फाइनली कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो वेंचर कैपिटल अगर उसको लगता है कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर ये फेल हुआ तो भी डेट सिक्योरिटी को पहले पैसा मिल जाएगा।
Now, the third category is developmental capital, also known as minority interest or minority equity investing. This type of investment aims at making profit by funding business growth or restructuring. By funding business growth or restructuring. Usually, the company's own management invests in its minority shares in order to earn a profit by selling shares at a higher value. This is nothing but आप एक छोटा कुछ 10-15% बाय कर लो, नॉट अ मेजोरिटी, जस्ट अ माइनॉरिटी, उसको ग्रो करो, अच्छे से रीस्ट्रक्चर करो, एंड देन वट एवर प्रॉफिट यू मेक इज ऑल योर्स. सो यूजुअली इसमें क्या होता है, ओन मैनेजमेंट विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. पाइप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी. नाउ एज द नेम सेज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना है कोई पब्लिक कंपनी में, मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट लेके जाओ फिर वापस पब्लिक कर दो. सो इन्वेस्ट अ मेजॉरिटी स्टेक इन पब्लिक कंपनीज, मेक देम प्राइवेट, grow the profit and cash flows and sell it back to the public at a higher value. Fifth, डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग. डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग पहले भी हेज फंड में देख लिया था कि कोई कंपनी बहुत स्ट्रेस में है, उसका वैल्यू बहुत ही नीचे चला गया है, उसको आप बाय कर सकते हो. सो इन्वेस्ट इन डेट ऑफ मैच्योर्ड कंपनीज दैट आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. एग्जाम्पल, बैंक्रप्सी. अगर कोई बड़ा सा कंपनी है बट कोई रीजन से अगर वो बैंक्रप्सी के प्रोसीडिंग में चला गया तो इट इज इन स्ट्रेस. और which may have temporary cash flow problem but a good business plan. अगर उसको कैश फ्लो का प्रॉब्लम है बट बिजनेस प्लान बहुत ही अच्छा है उसका, मतलब कि आगे जाके प्रॉफिट हो सकता है. डिस्ट्रेस्ड डेट yields more since it is available at a discounted price. See, always remember, अगर फेस वैल्यू $1000 का है कोई भी डेट का, इफ इट इज अवेलेबल एट $1000 मतलब कि इट इज अ गुड बॉन्ड. इफ इट इज अवेलेबल एट $900 मतलब कुछ तो जोल है, मतलब कि ये क्या है, डिस्ट्रेस्ड है. तो इफ यू गेट $10 वर्थ ऑफ कूपन, मिनिमल $10, अगर $10 आप 1000 से डिवाइड करो तो आएगा 1%, बट अगर 900 से डिवाइड करो तो इट वुड बी मोर देन 1%. सो ऑलवेज रिमेंबर, डिस्ट्रेस्ड डेट जो होता है इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, और उसका यील्ड क्या होगा, हमेशा ज्यादा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. Investors plan to be active in the company's management and restructure or revive the company. मतलब क्या हो रहा है, एक अच्छा कंपनी है, कुछ तो गड़बड़ हो गया उसमें, तो उसका बहुत सारा शेयर्स खरीद लो, उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ, उसका ग्रोथ करो, उसको रिवाइव करने का ट्राई करो, रीस्ट्रक्चर करो, एंड देन फाइनली यू कैन सेल इट बैक. These investors are known as vulture investors. Just like a vulture, कुछ भी डिस्ट्रेस्ड चीज है उसको ये लोग लेंगे एंड फिर उसको बेच देंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, पीई एग्जिट स्ट्रैटेजीज. ये प्राइवेट इक्विटी को फाइनली जब भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको एग्जिट कैसे करना है उसके ऊपर है. PE इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to even 10 years. देखो ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट आने का शुरू में प्रॉफिट नहीं होता है, इट विल टेक टाइम. तो 6 months से लेके 10 years तक जाता है इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज, एंड सोल्ड एट अ हायर वैल्यूएशन बट ऑल्सो समटाइम्स एट अ लॉस. There are 5 strategies you need to study. So the first strategy is trade sale. Basically, you sell a portfolio company to a strategic buyer or a competitor. फ्लिपकार्ट ने क्या किया वॉलमार्ट के साथ, यही था वो. फ्लिपकार्ट में जो भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आखिर में अपने ही एक कॉम्पिटिटर या स्ट्रेटेजिक बायर को ये बेच दिया. सो स्ट्रेटेजिक बायर या कॉम्पिटिटर को बेचा, दैट विल बी नोन एज ट्रेड सेल. रिमेंबर द नेम. Second, IPO, which we have been talking since a long time. Sell some or all the shares to the public via IPO. Next, recapitalization. This is important. Companies fund through debt and pays heavy dividend to the PE fund. इसमें क्या होता है पता है, कंपनी डेट लेती है, मतलब कि लोन लेती है, और फिर अपने ही ओनर को डिविडेंड दे देती है ज़्यादा वही पैसे से. Slowly, the lenders will gain control over the company. एग्जाम्पल, कोई भी एक स्टार्टअप ले लो जिसका इक्विटी है 1 crore और जिसका डेट है 2 crore. अब हो रहा क्या पता है, ये जो 2 crore का डेट है वो धीरे धीरे इक्विटी को जा रहा है एज
डिविडेंड्स। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी पूरा पैसा अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड देते गई तो क्या वो डेट होल्डर्स को रीपे कर पाएगी? नहीं। तो व्हाट विल हैपन, ऐसा कुछ होगा कि ये जो डेट होल्डर्स है वो लोग बोलेंगे कि अब हमको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, एंड देन दे विल स्लोली स्लोली बिकम द ओनर्स। दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, यू कैन गूगल इट। तो अगर ऐसा कुछ होता है, रिकैपिटलाइजेशन करके कुछ है, विच मीन्स दैट इफ़ यू आर अ प्राइवेट इक्विटी फंड, यू आर द इक्विटी ओनर ऑफ द स्टार्टअप। आप क्या करो, आप लोन ले लो, वो लोन का जो पैसा आया उससे आप खुद को ही डिविडेंड दे दो, वो कंपनी पीई फंड को डिविडेंड दे देगी, एंड देन पीई फंड ने एज गुड एज एग्जिट मार लिया है, और अब जो लेंडर्स है, बैंकर्स है, वो लोग ओनर बन जाएंगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल। सो सेल द कंपनी टू अदर पीई फंड और इन्वेस्टर्स। दिस इज वेरी इजी। अगर एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, अगर उसको लगता है कि प्रॉफिट आ रहा है, एग्जिट करना है, तो दूसरे प्राइवेट इक्विटी फंड को दे दो, वो दूसरा फंड इंटरेस्टेड होगा ये इन्वेस्टमेंट में। एंड द लास्ट वन इज राइट ऑफ और लिक्विडेट। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो राइट इट ऑफ, उसको लॉस में बेच दो। तो टेक लॉसेस फ्रॉम अ बैड इन्वेस्टमेंट। यू इफ यू वांट टू सेल यू सेल, इफ यू वांट टू कीप यू कीप इट। वो लॉस हो गया है। ट्रेड सेल का एडवांटेज क्या है? रिमेंबर व्हाट इज ट्रेड सेल? यू सेल इट टू अ स्ट्रेटेजिक बायर और द कॉम्पिटिटर। सो इमीडिएट कैश रिसीव्ड, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर और कोई बायर लेने के लिए तैयार है ना, तो सीधा सीधा पैसा मिल जाएगा। स्ट्रेटेजिक बायर्स आर रेडी टू पे एट अ हायर वैल्यूएशन। ये जो भी न्यूज़ आता है कि आज स्टार्टअप इतने में गया, इतने में बिका, इसका वैल्यूएशन इतना हो गया। पेटीएम का, इफ़ यू नो द शेयर प्राइस ऑफ पेटीएम विच इज़ 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, टुडे वन शेयर इज़ वैल्यूड एट अराउंड 15 to 16,000। तो ये जो भी वैल्यूएशन होता है, हाउ इज़ इट वैल्यूड? डिपेंडिंग ऑन द बिड्स ऑफ द बायर्स। तो ये स्ट्रेटेजिक बायर जो है, इट इज़ ऑलवेज रेडी टू पे अ हायर प्राइस। And third, as compared to an IPO, it is always faster, cheaper, and needs lower levels of disclosures. This is very important. अगर कोई भी strategic buyer है, उसके comparison में अगर आप IPO रखो, तो IPO it will take around 10 to 15 days. 10 to 15 days only from the date you announce it. And then you need to do formalities which will end for like 2, 3, 4 months. So always remember, IPO थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, उसको 6-7 मंथ्स भी लग जाता है कभी कभी। बट स्ट्रेटेजिक बायर, यू जस्ट मीट हिम वंस, 1-2 महीने में डील फाइनलाइज हो जाएगा। सो एज कम्पेयर टू IPO, इट इज़ फास्टर एंड इट इज़ चीपर। हाउ इज़ इट चीपर? सी, IPO के लिए यू नीड टू गो थ्रू प्रॉपर वैल्यूएशन प्रोसेस। इफ़ योर स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड, नो पब्लिक विल इन्वेस्ट इन योर स्टॉक। तो IPO का जो प्राइस होता है, विच इज़ यूजुअली हायर। So strategic buyer, it can be purchased for a cheaper price, though whatever the PE fund was expecting उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। एंड लोअर लेवल्स ऑफ डिस्क्लोजर्स। अगर IPO होता है तो पब्लिक हो जाता है पूरा स्टॉक, तो पब्लिक कंपनी के लिए जो सारा रेस्ट्रिक्शंस वगैरह होता है, सेबी है या स्टॉक एक्सचेंजेस है, सारा कंप्लायंसेस लग जाता है। बट अगर ये 1-to-1 डील है तो नो मेजर रिक्वायरमेंट्स। ट्रेड सेल का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? सो द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट में अपोज सच सेल। अगर आप फ्लिपकार्ट में हो, आप उसके एम्प्लॉयज़ या मैनेजर्स हो, तो आप ये सेल को अपोज करोगे कि भाई फ्लिपकार्ट और कोई कंपनी को मत दो। सेकेंड, लोअर अट्रैक्टिवनेस टू एम्प्लॉयज़। अगर आपका स्टार्टअप बिक गया तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है, क्या वो नए मैनेजमेंट के अंडर काम करना चाहते हैं? डिपेंड्स ऑन दैट, सो दे माइट अपोज। लिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स। इफ़ योर स्टार्टअप इज सो हेविली वैल्यूड, समझो वो 50,000 crore का कंपनी हो गया, तो देयर माइट नॉट बी एनी बायर और हार्डली 2 or 3 बायर्स। सो या लिमिटेड नंबर ऑफ पोटेंशियल बायर्स एंड लोअर प्राइस देन एन IPO। IPO ऑफ कोर्स एकदम प्रॉपर प्राइस सेट होता है, इट विल बी हायर देन एनी स्ट्रेटेजिक बायर्स प्राइस। नेक्स्ट, IPO का एडवांटेजेस क्या क्या है? So potential for the highest price. IPO will fetch you the best price possible. Management approves it since management will be retained. IPO में क्या होता है, खाली जो प्राइवेट ओनर था अब वो पब्लिक को दे दिया उसने इक्विटी, everything else remains the same, so the management will be happy.
पब्लिसिटी ऑफ द पीई फर्म, अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म एक लार्जेस्ट शेयर होल्डर था और उसने अपना स्टेक कोई पब्लिक को दे दिया थोड़ा सा, तो उसका पब्लिसिटी हो जाएगा कि भाई ये प्राइवेट इक्विटी फंड ने पूरा ग्रो किया कंपनी और अब पब्लिक किया है. एंड लास्ट, retain future upside potential by not selling full stake. For example, if you were the 100% owner of a startup, आप क्या करो 20 या 30% है ना वो IPO के थ्रू बेच दो, बाकी का आप रखो. अगर आपने 70% भी रखा है तो द इक्विटी प्राइस कैन ग्रो ना. अभी IPO के बाद अगर शेयर्स लिस्ट हो गया तो ऑन अ डेली बेसिस वो प्राइस अप डाउन होगा. तो स्टिल देयर इज अपसाइड पोटेंशियल, अभी तक पूरा एग्जिट नहीं किया है. However, IPO का डिसएडवांटेजेस है. फर्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग, एज आई सेड 6-7 महीना लग जाता है. कॉस्टली है. हाउ इज इट कॉस्टली? कौन सा फीस लगता है? बेसिकली लीगल फीस और लॉयर्स फीस और कंसल्टिंग फीस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स फी. इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है? ये जो आपका पूरा IPO है वो बिकवाता है. दे सेट द प्राइस, दे हेल्प यू डू मार्केटिंग एंड देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग इट. हायर नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स. एक कंपनी अगर प्राइवेट से पब्लिक जाती है तो देर आर n नंबर ऑफ कंप्लायंसेस यू नीड टू फॉलो. रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी. अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी थी तब तक तो कोई डेली बेसिस पे अप डाउन नहीं हो रहा था प्राइस का, बट अब पब्लिक हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया है, डेली बेसिस पे ऊपर नीचे प्राइस होगा, तो दैट वुड बी सम एडिशनल वॉलेटिलिटी. देन लॉकअप पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर था कंपनी में, अगर उसको पब्लिक जाना है और अपने शेयर्स बेचने हैं तो वो पूरे के पूरे शेयर शायद नहीं बेच पाएगा. देयर माइट बी सम लॉकअप पीरियड. इफ़ यू आर द प्रमोटर, शायद आपको 2 साल बाद ही वो बेचने मिलेगा. तो IPO आज आया, आज आप थोड़ा बेच दो स्टेक, फिर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए रखो लॉक इन पीरियड, फिर आप बेच सकते हो. तो दैट लॉकअप पीरियड माइट बी हेक्टिक फॉर यू. अप्रोप्रिएट ओनली फॉर लार्जर कंपनीज. अप्रोप्रिएट ओनली फॉर लार्जर कंपनीज मतलब अगर कोई छोटा मोटा IPO आता है ना कि भाई हमारा कंपनी 50 लाख का है या 1 करोड़ का है, तो कोई उसमें पैसा नहीं डालेगा. बट इफ सम कंपनी इज वर्थ 200 crores 300 crores और इवन मोर देन दैट, तो ही लोग पैसा डालेंगे. सो IPO यूजुअली कोई बड़ा कंपनी आएगा तो ही उसके लिए है. Now, PE structure and fees. Now, what do you mean by the structure? तो if you remember, hedge fund में पढ़ा limited partnerships करके एक structure था, and the fees like 2 and 20, 1 and 10, exactly the same, no difference at all. So it is quite similar to hedge funds, and PE funds are structured as limited partnerships. If you recall, limited partnership का structure क्या था? You are the investor and it is known as LP, limited partner. ये जो PE फंड जिसमें आपने पैसा डाला है, विच इज मैनेज बाय अ PE फर्म, प्राइवेट इक्विटी फर्म, दैट इज द जनरल मैनेजर, GP. नाउ दिस PE फंड विल इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट स्ट्रेटेजी वाज LBO, लीवरेज्ड बाय आउट, फिर वेंचर कैपिटल, डिस्ट्रेस्ड डेट, पाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फी स्ट्रक्चर, तो मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी अगेन द सेम. मैनेजमेंट फी इज यूजुअली 1 to 3% of the committed capital and I fee will be 20% of profits. Here there's one new thing you need to know. M fee जो hedge fund में पढ़ा था, if you remember, that was a percentage of AUM, asset under management. Here it is a percentage of committed capital. There's a difference between the two. Committed capital is the amount that the investors have agreed to provide to the PE fund. See, if you remember the structure, ये investor है, ये PE फंड है, and then it will invest ahead. If the investors have committed का मतलब क्या होता है? सिर्फ बोला है, अभी तक दिया नहीं है. अगर आपने कमिट किया है 10 million, बट आप धीरे धीरे कर करके उसको दोगे, आज के आज 10 million नहीं दोगे, तो usually investors commit X amount, for example 10 million, and pay the full amount within 3 to 5 years. Whenever the PE funds finds any investment opportunity. For example, आज अगर आपने बोला कि मैं 10 million आपको दूंगा ओवर से 5 years, PE फंड बोलता है कि हमको सेकेंड ईयर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, तो सेकेंड ईयर में उसको आपसे चाहिए 5 million. तो ये जो 5 million आपने दिया, नाउ दैट विल बी नोन एज इन्वेस्टेड कैपिटल. तो अभी भी 5 million पेंडिंग है, अभी तक आपने 5 million नहीं दिया है. वट एवर इट इज, आपने जो कमिटेड 10 million रखा है ना कमिटेड कैपिटल, उसके ऊपर आपको मैनेजमेंट फी देना होगा एंड नॉट ओवर इन्वेस्टेड कैपिटल. तो मैनेजमेंट फी विल बी ऑन
committed capital, not on invested capital. So however, M fee is not based on actual invested capital. It will be a percentage of committed capital, whether fully paid or not. आज के आज आपको पैसा पे करना है. I fee for PE funds is usually paid only after the fund's initial capital is returned to the investors. मतलब ये PE में क्या अलग है, तो अगर आपने 100 मिलियन डाला है आज और अगर आपको वो पूरा का पूरा 100 मिलियन वापस मिल गया, उसके बाद आपको जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है उसके ऊपर तभी के तभी आपको इंसेंटिव फी पे करना है. इन शॉर्ट, अगर आपने आज 100 मिलियन डाला, आपने रिडीम किया फॉर एग्जांपल 50, then another 50 and then you get 30. तो ये जो 50 आपने रिडीम किया, इसके ऊपर आपको आई फी नहीं देना है, इसके ऊपर आपको आई फी नहीं देना है. ये जो 30 है इसके ऊपर आपको आई फी पे करना है. इन शॉर्ट, ये जो 100 जब भी आपको वापस मिल गया इनिशियल कैपिटल, उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है अब तब पे करो इंसेंटिव फी. If I fee is calculated on unrealized profits and paid to the general partner, and later if the investment is sold at a lesser profit, then the actual I fee as a percentage of realized profit exceeds 20%. Now, what do you mean by realized and unrealized profit? For example, अगर आज आपने 100 मिलियन डाला, your end if the value is 120 million. However, ये जो 120 मिलियन है that is unrealized, मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने बेचा नहीं है, ये अभी का आज का वैल्यू है 120 मिलियन. तो 20 मिलियन, कैन आई से 20 मिलियन इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ये जो 20 मिलियन का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसके ऊपर अगर आपने आई फी भरा एंड देन जब भी रियलाइज करोगे तभी आप आई फी देते, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. सो एज इट इज़ रिटन, if investment is sold later at a lesser profit, for example, if you sold at 110 million, so if 20% was calculated on the unrealized gain which was 20 million, you would have got 4 million. but वही सेम अगर अपन रियलाइज वाले पे करते, यहाँ पर आपको गेन हुआ था सिर्फ 10 मिलियन का रियलाइज्ड, तो ये जो 4 मिलियन है विच वॉज 20% ऑफ अनरियलाइज नाउ विल बिकम 40% ऑफ रियलाइज्ड गेन. मतलब अगर 20% का अनरियलाइज गेन था, उसका 20% वॉज 4 मिलियन. अब जब 10 मिलियन का रियलाइज गेन हो रहा है, उसके ऊपर अगर आप ये 4 मिलियन का इंसेंटिव फी कैलकुलेट करते तो 40% आता, विच मीन्स दैट if investment is sold at a lesser profit, then actual I fee as a percentage of realized profit will exceed 20%. Thus, to combat that, अब इसको कैसे अपन combat करें? A clawback provision can be incorporated so that the managers return I fee to the investors, which resulted in investors receiving less than 80% of the profit. अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा ये जो 4 मिलियन मिला एंड रियलाइज्ड प्रॉफिट वाज ओनली 10 मिलियन, मतलब कि 40% जितना आई फी चला गया. तो क्लॉबैक प्रोविजन के हिसाब से अगर आपको लेस देन 80% मिला प्रॉफिट का, मतलब कि 10 मिलियन के प्रॉफिट का अगर आपको लेस देन 80 मतलब 8 मिलियन से कम अगर आपको मिला, तो इट विल बी ब्रॉट बैक टू 8. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका प्रॉफिट हुआ, रियलाइज प्रॉफिट है 10 मिलियन, बट आपने 4 मिलियन पहले ही पे कर दिया था टूवर्ड्स इंसेंटिव फी, अभी आपके पास बचता है 6 मिलियन. सो एज पर क्लॉबैक यू गेट 8 मिलियन, मतलब कि आपका आई फी जो है वो 20% ऑफ रियलाइज प्रॉफिट पे रेस्ट्रिक्ट हो गया. तो अब ये जो 10 मिलियन है उसका 20% है वो आई फी के टूवर्ड्स जाएगा, और जो 80% है वो आपको मिल जाएगा. PE benefits. What are the benefits of investing in private equity? So first one is that historically, on an average, returns of PE have been more than returns of stock market. मतलब जो नॉर्मली आप स्टार्टअप वगैरह में देखते हो इन्वेस्टमेंट्स करके, वो स्टार्टअप्स का फेलियर का रेशियो तो है ही, बट देन जो रिटर्न्स आते हैं ना, दोज आर ऑलवेज मोर देन, या हिस्टोरिकली हैव बीन मोर देन द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स. एंड द सेकेंड बेनिफिट इज अगेन कोरिलेशन का बेनिफिट. अभी तक जितनी भी बार हमने देखा है लो कोरिलेशन होता है तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है, यहाँ पर भी वो है. कोरिलेशन बिटवीन PE रिटर्न्स एंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स इज लेस देन परफेक्ट. मतलब कि अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, PE बढ़ता है, ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कम होता है, PE कम होता है, ऐसा नहीं है.
थोड़ा बहुत रिलेशन है बट इट इज़ नॉट परफेक्टली कोरिलेटेड, दस रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड। पीई रिस्क, अब प्राइवेट इक्विटी में पैसा डालने का रिस्क क्या है? सो द फर्स्ट वन इज ग्रेटर रिस्क। Sigma of PE returns have been more than sigma of equity index returns. Always remember, PE अगर ज़्यादा रिटर्न देता है स्टॉक मार्केट से तो उसमें ज़्यादा रिस्क भी होगा, सो द सिग्मा वुड बी हायर। सेकेंड, सर्वाइवरशिप बायस एंड बैकफिल बायस विल ओवरस्टेट रिटर्न्स। याद करो सर्वाइवरशिप बायस और बैकफिल बायस क्या था? सर्वाइवरशिप बायस का मतलब ये जो भी इंडेक्स बन रहा है रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए, उसमें सिर्फ सर्वाइवर कंपनीज को रखा है और जो लॉस मेकिंग थे सारों को निकाल दिया है। सिमिलरली बैकफिल बायस में क्या था? जो अच्छी अच्छी कंपनीज अभी ऐड हुई है पोर्टफोलियो में उनको रखा है और जो पुरानी थी जो लॉस मेकिंग थी उनको हटा दिया। कुछ भी करो रिटर्न्स अपवर्ड बायस्ड हो जाएंगे ये दोनों में, तो दैट इज अ रिस्क। एंड लास्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पीई रिटर्न्स। स्टैंडर्ड डिविएशन है ये, डेरिवेशन नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पीई रिटर्न्स एंड इट्स कोरिलेशन विद इक्विटी रिटर्न्स आर बायस्ड डाउनवर्ड्स since portfolio companies are revalued infrequently. Always remember, portfolio companies, for example, अगर आप एक PE फंड हो और आपने 3 स्टार्टअप में पैसा डाला है, अब ये तीनों स्टार्टअप जो है ना उसका कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए आपको, विच इज़ x1, x2 एंड x3। फिर आप उसका x बार निकालोगे विच इज़ द एवरेज रिटर्न, फिर आप उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे। वॉट एवर यू डू, ये जो x1, x2, x3 है ना तीनों का वैल्यू, उसमें ही प्रॉब्लम है। वाई इज़ दैट प्रॉब्लम? बिकॉज दे आर रीवैल्यूड इनफ्रीक्वेंटली। ये वैल्यू ही अगर डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा है, वो इनफ्रीक्वेंटली है, तो आप जो भी ढूंढोगे, अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढोगे तो दैट विल बी बायस्ड डाउनवर्ड, कोरिलेशन जो ढूंढोगे दैट विल बी ऑल्सो बायस्ड डाउनवर्ड। तो आपको लगेगा कि अरे हाँ रिस्क थोड़ा कम है। इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट रीवैल्यूड फ्रीक्वेंटली। दैट इज़ वाई the standard deviation and correlation will always be downward biased. Next, valuation of a private equity portfolio company. ये जो portfolio में startups है उसको कैसे value करना है? So the first one is market और comparables approach. Equity में ये same चीज़ पढ़ा था। Market और comparable approach का मतलब है you will compare some ratio like PE ratio और EBITDA ratios वगैरह। Second is DCF approach, discounted cash flow approach. You have been studying it in almost every subject now. इसमें discounted cash flow में time value निकालना है आपको. And asset based approach, something new for you. Market or companies approach use EBITDA or net income or revenue multiples from similar companies. Now what is EBITDA, net income और revenue? तो revenue का मतलब होता है sales. EBITDA क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एंड नेट इनकम जो फाइनल आपको बॉटम लाइन आता है पूरे इनकम स्टेटमेंट का, दैट विल बी नेट इनकम। तो उसका आपको बहुत सारा रेशियोज ढूंढना है एंड देन यू विल सी वट एवर, जो भी हम लोग सम्स में देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा हाउ डू यू एक्चुअली कैलकुलेट इट। DCF, present value of estimated future cash flows discounted at weighted average cost of capital, WACC. That will be the firm value. Or PV of free cash flow to equity, FCFE, free cash flow to equity discounted at KE. इसको डिस्काउंट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो आपको आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। सी आइदर वेज यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर अगर आपने फर्म वैल्यू ढूंढा, व्हाट इज फर्म वैल्यू? वट एवर कैश फ्लोज यू हैव फ्यूचर में जो भी आने वाला है उसको आप डिस्काउंट करो। डिस्काउंटिंग रेट यहाँ पर आप यूज़ करोगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे पूरे कंपनी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसमें से डेट को हटा दो तो इक्विटी का आ जाएगा। और what you can do is find out FCFE, free cash flow to equity, and then discount it by KE, cost of equity. So you will get directly the value of equity. Asset based approach. So again there are two methods. पहला है value of equity will be fair value of assets minus value of liabilities. आज का fair value क्या है assets का? minus liabilities. Second, value of equity is liquidation value of asset minus values of liabilities. अब ऊपर fair value यूज़ किया, यहाँ पर liquidation value of assets क्यों यूज़ किया है? So use B if the company is in
डिस्ट्रेस, अगर कंपनी स्ट्रेस में है, अगर कंपनी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो यू कैन यूज द लिक्विडेशन वैल्यूज एज गुड एज यू आर अज्यूमिंग कि आज कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या प्राइस मिलेगा. Value of assets in liquidations is always lesser than the fair value. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, अगर उसका रियल वर्थ 1 करोड़ का है और वो बंद हो रही है तो शायद कोई 90 लाख या 80 लाख ही देगा. सो यूनिवर्सल रूल, लिक्विडेशन वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन फेयर वैल्यू. रिमेंबर दिस. नाउ लेट्स सॉल्व सम सम्स. Example on the first method. ABC company is a private company in the portfolio of a private equity fund. XYZ company and DEF companies are publicly traded and are engaged in the same industry as of ABC. हुआ क्या है, ये जो ABC है वो प्राइवेट है, XYZ और DEF है वो पब्लिकली ट्रेडेड है. अभी आपको ABC का वैल्यू ढूंढना है. नेट इनकम दिया है, EBITDA दिया है और मार्केट वैल्यू दिया है जो भी लिस्टेड है ये XYZ और DEF का. नेट इनकम 1000 and 1500 दिया है, EBITDA 9000 and 7000 दिया है and market value 90,000 and 1,05,000 दिया है. The estimated EBITDA of ABC is $4,000 and net income is $1,200. ये estimated दिया है ABC का. Calculate market value of ABC using average industry EBITDA multiple and net income multiple. ये दोनों कंपनीज जो XYZ और DEF दिया है उसका रेशियोज आपको ढूंढना है. आपको ये EBITDA और नेट इनकम का मल्टीपल ढूंढना है एंड देन यू विल अप्लाई इट ऑन ABC. सोल्यूशन. सो फर्स्ट यू फाइंड आउट द मल्टीपल. तो मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय EBITDA एंड मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नेट इनकम, ये क्या होता है, EBITDA मल्टीपल एंड नेट इनकम मल्टीपल. तो फॉर XYZ एंड DEF you will get 10 and 15 and net income multiple you'll get 90 and 100. So the average would be 12.5 EBITDA का multiple and 95 net income का multiple. The formulas are very easy. Market value divided by EBITDA and market value divided by net income. Now, how do you use these averages on ABC? Simple है. ABC value as per EBITDA multiple. Now that you have EBITDA of ABC, question में दिया है 4000 जो है that would be estimated EBITDA. मल्टीपल का फॉर्मूला क्या है? मल्टीपल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू अपॉन EBITDA. Now you have the average industry multiple which is 12.5. You have expected EBITDA which is $4,000. तो ये market value will be, इसको ये साइड लेके जाओ, multiply 12.5 and 4,000 you get $50,000. Similarly, net income का भी कर सकते हो. So the net income expected is $1,200. Multiply it by the average of 95. You get $1,14,000. In short, if you use EBITDA multiple, you get the answer as $50,000, which is the value of ABC. Or if you use net income multiple, the value comes to 1,14,000. You can use whatever you want. There is no trick that you need to use EBITDA only or NI only. You can use any. Whatever method you are following, either you can take the average of the two or you can follow any. It is up to you. Question. If a portfolio company has negative EBITDA, uncertain cash flow and piling losses, नेगेटिव EBITDA है, उसका कैश फ्लो भी अनसर्टन है एंड लॉसेस पाइलिंग है, देन विच वैल्यूएशन अप्रोच कैन बी यूज्ड? बताओ. अगर EBITDA नेगेटिव है मतलब कि आप पहला वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते. अनसर्टन कैश फ्लो है, अनसर्टन कैश फ्लो मतलब आप जब भी PV ढूंढोगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से तो आपको कैश फ्लोज एस्टिमेट करना ही नहीं होगा. तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे? फाइनली asset based method comes into picture. Asset based approach, or you can call it as liquidation value approach. PE due diligence. PE due diligence, again you need to check भाई पहले पैसा डाल रहे हो उसके पहले देखेंगे सब चीज ठीक है कि नहीं. फर्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशंस. आपको इकोनॉमिक कंडीशंस देखना है, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, कैपिटल अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा. क्या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रहा है, कैपिटल मिल रहा है कि नहीं, ये सारा वर्ड ड्यू डिलिजेंस होता है. चेक इकोनॉमिक कंडीशंस. रीफाइनेंसिंग रिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय रीफाइनेंसिंग रिस्क? रीफाइनेंसिंग रिस्क ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपको कोई एक लोन दे रहा है 100 करोड़ का एट से 8%, अब आगे जाके 2 साल बाद
यही इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में 6% हो गया, तो दैट पर्सन विल रीपे योर लोन एंड बोरो एट 6%। इसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग रिस्क। अगर आज आपको कोई आपने किसी को लोन दिया है 100 करोड़ का, वो आपको 6% फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट देता है, कल उठ के किसी को 4% पे लोन मिल रहा है, तो वाई विल ही पे 6% टू यू? ही विल बोरो अनदर लोन एट 4% एंड देन रीपे योर लोन। तो रीफाइनेंसिंग रिस्क है कि नहीं? मैनेजर्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, थर्ड पॉइंट। मैनेजर जो पीई फंड में बैठा है, मैनेजर जो पीई फर्म है, क्या उनके पास एडिक्वेट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है? चेक दैट। वैल्यूएशन मेथड्स एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज, ये कौन सा वैल्यूएशन मेथड यूज़ करता है? क्या ये वो मार्केट मल्टीपल वाला यूज़ करता है? क्या ये डीसीएफ मेथड यूज़ करता है? एसेट बेस्ड यूज़ करता है? चेक दैट। एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो ट्रेड सेल करता है यूजुअली? क्या वो आईपीओ के थ्रू डालता है? क्या वो अपने ही कोई कॉम्पिटिटर या पी फंड को दे देता है? डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजीज। एंड प्लान्स टू ड्रॉ ऑन कमिटेड कैपिटल। रिमेंबर, ये कमिटेड कैपिटल वो एग्जाम्पल में क्या था, आपने 100 मिलियन अगर कमिट कर दिया, समझो सेकेंड ईयर के एंड पे और फिफ्थ ईयर के एंड पे आपको वो बोलता है कि 50-50 मिलियन आपको देना है। सो चेक द प्लान फर्स्ट, वरना कल वो बोलेगा कि नहीं, एक साल के एंड पे मेरे को पूरा 100 का 100 मिलियन चाहिए। तो डू सम ड्यू डिलिजेंस एंड देन think of investing. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to eKida and subscribe to eKida.